नमस्कार। आज हम संगीत के अतीत की उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि दुनिया भर में संगीत के इतिहास को सिर्फ एक तरह से नहीं देखा गया। कई अलग अलग नजरिए हैं। हाँ, अक्सर हमें लगता है कि संगीत का इतिहास कुछ महान संगीतकार, कुछ मशहूर धुनें, पर क्या कहानी बस इतनी है, या ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा पेचीदा भी है? तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जो हमें समझने में मदद करें कि संगीत की यादें कैसे बनती हैं, कैसे सहेजी जाती हैं और हाँ, कैसे बदलती भी हैं, और दुनिया के अलग अलग कोनों में इनका मतलब क्या है। बिल्कुल। ये कोई कैलेंडर बनाने या लिस्ट बनाने जैसा काम नहीं है। ये समझना है कि अलग अलग समाजों में संगीत की जगह क्या रही है। सोचिए कैसे कोई धुन या गाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, और जब संस्कृतियां मिलती हैं या मान लीजिए तकनीक बदलती है, तो संगीत और उसकी कहानी पर क्या असर पड़ता है। बस यही सब पढ़ते हैं जिन्हें आज हम थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। देखते हैं संगीत के इतिहास की इन अलग अलग आवाज़ों में क्या कुछ छिपा है। पहली बात तो यही सोचने वाली है कि क्या कोई एक विश्व संगीत या वर्ल्ड म्यूजिक जैसी चीज़ सच में है? क्या सारे दुनिया का संगीत एक ही नदी की तरह है, या हर संस्कृति की अपनी अलग धारा है, अपना अलग इतिहास? कुछ लोग सोचते हैं कि शायद सब एक ही जगह से शुरू हुआ होगा। पता नहीं। हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है और इसके जवाब भी अलग अलग मिलते हैं। क्या हम एक संगीत की बात कर रहे हैं या कई अलग अलग संगीत हैं? कुछ जानकार मानते हैं कि दुनिया भर के संगीत में कुछ न कुछ जुड़ाव तो हैं, अंदरूनी तौर पर, और हमें इन जुड़ावों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ उनके फर्क पर। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत तर्क ये भी है कि भाई हर संगीत को उसकी अपनी जमीन पर, उसकी अपनी संस्कृति के हिसाब से समझना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अलग अलग भाषाओं को समझते हैं, उनके अपने नियम, अपनी बनावट होती है। सही बात है। दोनों ही नजरियों में दम लगता है। अच्छा, और ये इतिहास हम तक पहुंचता कैसे है? अगर हम सिर्फ लिखी हुई चीजों को देखें तो बहुत कुछ छूट नहीं जाएगा, खासकर उन संस्कृतियों का जहां शायद लिखने का रिवाज ही नहीं था या बहुत बाद में आया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बहुत सी संस्कृतियों में, शायद ज्यादातर में, संगीत का इतिहास लिखा नहीं गया। वो सुनाया गया, गाया गया, कहानियों में, मिथकों में, गानों में। अच्छा। हाँ, उसी के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान आगे बढ़ता रहा। मिसाल के तौर पर कुछ नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज को देखिए। उनके लिए गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो इतिहास याद रखने का तरीका है। गानों में जिक्र होता है खास जगहों का, पुरानी यात्राओं का, यहाँ तक कि उन साथियों का जो अब नहीं रहे। और उनका समय को देखने का नजरिया भी अक्सर सीधा नहीं होता, एक लाइन में वो चक्र जैसा होता है। चीजें दोहराती हैं, नया जन्म लेती हैं। साइक्लिकल। हाँ बिल्कुल। तो गाने सिर्फ धुनें नहीं हैं, वो जीते जागते दस्तावेज बन जाते हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी गाने खुद इतिहास की किताबें बन गए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल वैसे का वैसा बनाए रखना मुश्किल होता होगा। बदलाव तो आते होंगे। हाँ, ये चुनौती तो रहती है। मौखिक परंपरा में चीजें बदल सकती हैं, कुछ जुड़ सकता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन शायद यही उसकी खूबी भी है कि वो जीवंत रहती है, समाज के साथ बदलती है। फिर लिखित परंपराएं भी आई, जैसे इस्लामी दुनिया में हम देखते हैं। वहाँ संगीत के ज्ञान को सहेजने के कई दिलचस्प तरीके अपनाए गए। जुबानी तो था ही, पर साथ में लिस्ट बनने लगी, कौन से संगीतकार हैं, कौन से साज इस्तेमाल होते हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया, जैसे कोई आवाज हल्की है या भारी, साफ है या धुंधली। अच्छा, क्लासिफिकेशन जैसा। हाँ बिल्कुल, और बाकायदा ग्रंथ लिखे गए हैं। 14वीं सदी में ही इब्न खल्दून जैसे विद्वानों ने अफ्रीकी संगीत की इस्लामी संगीत से तुलना की थी, और संगीत के जो सिद्धांत हैं, जैसे राग, संगीत का मूड और स्ट्रक्चर, और ताल चक्र यानी रिदम के पैटर्न, इन पर बहुत विस्तार से लिखा गया। और अगर भारत की बात करें, यहाँ तो ग्रंथों की बहुत ही पुरानी और गहरी परंपरा रही है। निश्चित रूप से भारत में संगीत के निशान हमें बहुत पुराने ग्रंथों में मिलते हैं, मंदिरों की मूर्तियों में, पुरानी पेंटिंग्स में, और महाभारत रामायण जैसे महाकाव्यों में भी। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो करीब 2000 साल पुराना माना जाता है, वो तो एक तरह से भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स का आधार ग्रंथ है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: तार वाले, हवा वाले,
ठोस वाले और चमड़े वाले। तत्, शुषेर, घन, अवनद। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये वर्गीकरण आज भी इस्तेमाल होता है। सही में? हाँ। फिर समय के साथ बाहरी संपर्क बढ़े, जैसे सिल्क रोड से बौद्ध धर्म फैला, बाद में इस्लामी शासक आए। इन सब संपर्कों से भारतीय संगीत में नए रंग खुले, नए साज आए जैसे सितार, तबला। अच्छा। और संगीत के नए रूप भी बने, जैसे ख्याल और कव्वाली। तो हमने देखा कि संगीत यादों में है, कहानियों में है, किताबों में दर्ज है, लेकिन उस आवाज को, उस धुन को खुद उसे वक्त के पार कैसे ले जाया गया, यहीं पर तकनीक का रोल आता होगा ना? बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। तकनीक ने तो सब कुछ बदल दिया। सोचिए, करीब 1900 के आसपास एडिसन का फोनोग्राफ आया। हाँ। पहली बार ये मुमकिन हुआ कि किसी आवाज को, किसी गाने को जैसा है वैसा रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये एक क्रांति थी सच में। एरिच वॉन हॉर्नबस्टल जैसे शुरुआती विद्वान और बर्लिन फोनोग्राम आर्काइव जैसी जगहों पर लोगों ने इसे साउंड राइटिंग की तरह देखा। साउंड राइटिंग मतलब जैसे आवाज को लिख रहे हो? हाँ, बिल्कुल। मोम के सिलेंडरों पर आवाज रिकॉर्ड की, फिर इसे कागज पर नोटेशन में उतारा ताकि अलग अलग संगीत की तुलना हो सके, उसका वैज्ञानिक अध्ययन हो सके। एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश थी। पहली बार किसी की आवाज को हूबहू सहेजना, ये तो उस जमाने के लिए जादू जैसा रहा होगा। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी थी क्या? हाँ, सीमाएं तो थी। सबसे बड़ी थी रिकॉर्डिंग की लंबाई। ये मोम सिलेंडर बहुत कम देर की रिकॉर्डिंग कर पाते थे, कुछ मिनट बस। अच्छा, तो लंबे गाने। हाँ, तो अक्सर लंबे जटिल संगीत प्रदर्शनों के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही रिकॉर्ड हो पाते थे। इससे कभी-कभी उन संगीत परंपराओं की शायद थोड़ी अधूरी या गलत तस्वीर भी बनती थी। फिर भी ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और उसके बाद तो तकनीक रुकी नहीं होगी। कैसेट टेप आए, फिर सीडी, फिर डिजिटल म्यूजिक। सही कहा आपने। कैसेट टेप ने तो संगीत को आम लोगों तक पहुंचा दिया। हाँ। सस्ता था, आसानी से कॉपी हो जाता था। हाँ, वो दौर याद है मुझे। इससे छोटे शहरों, कस्बों की अपनी जो लोकल संगीत शैलियां थीं, उन्हें उभरने का मौका मिला। बड़ी कंपनियां तो थीं, पर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी सामने आए। और कैसेट सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, वो राजनीतिक और धार्मिक संदेश फैलाने का भी जरिया बना। ये भी एक पहलू है। और फिर आई डिजिटल तकनीक, सिंथेसाइजर, कंप्यूटर, MP3 फाइलें। इसे संगीत की दुनिया में तीसरी बड़ी क्रांति कह सकते हैं। इसने संगीत बनाने, सुनने और उसे दुनिया भर में शेयर करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। एक तरह से इसने ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार को और तेज कर दिया। ये दिलचस्प है कि कैसे बाहरी दुनिया से संपर्क संगीत को बदलता है। तकनीक तो एक जरिया है, लेकिन संस्कृतियों का सीधा मिलना जुलना, जैसे कॉलोनियलिज्म के दौर में हुआ, उसका क्या असर रहा? कॉलोनियलिज्म का असर बहुत गहरा था और अक्सर दो तरफा भी। मिसाल के लिए पैसिफिक आइलैंड्स को लें। जब यूरोपियन यात्री वहां पहुंचे तो संगीत का आदान प्रदान हुआ। कभी यूरोपियन संगीत जैसे उनके भजन या समुद्री गाने ने वहां के लोगों को आकर्षित किया, तो कभी वहां का लोकल संगीत जैसे नाक से बजाई जाने वाली बांसुरी या खास तरह के ड्रम, उसने यूरोपियन लोगों को हैरान किया। अच्छा, दोनों तरफ असर हुआ। हाँ, बाद में ईसाई मिशनरियों ने स्कूलों में, चर्चों में वेस्टर्न म्यूजिक सिखाना शुरू किया। इससे वहां के लोकल संगीत शैलियों में बदलाव आए और कुछ पुरानी परंपराओं के खो जाने का अफसोस भी जताया गया। दूसरी तरफ अर्जेंटीना जैसे देश में देखें तो वहां लोक संगीत, खासकर गाउचो संगीत जो चरवाहों से जुड़ा था, हाँ, गाउजो, उसे नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बनाने की कोशिश हुई। लेकिन ये कोशिश अक्सर शहर में बैठे यूरोपियन सोच वाले लोगों ने की, तो उसमें ग्रामीण संस्कृति की एक रोमांटिक पर शायद थोड़ी सतही तस्वीर पेश हुई। अच्छा, तो मतलब बाहरी प्रभाव पहचान बनाने में मदद भी कर सकता है और उसे कह सकते हैं कि धुंधला भी कर सकता है। कोरिया का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही लगता है, जहां पहले जापानी और फिर अमेरिकी प्रभाव पड़ा। हाँ, कोरिया में वेस्टर्न म्यूजिक पहले राजा के दरबार और सेना के बैंड के जरिए आया। फिर जब जापान का शासन आया तो उन्होंने स्कूलों में वेस्टर्न म्यूजिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जबकि पारंपरिक कोरियाई संगीत, जिसे कुगाक कहते हैं, उसे हाशिए पर डालने की कोशिश की। वो दबाने की कोशिश हुई। हाँ, आज़ादी के बाद कोरिया बढ़ गया। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी पॉप म्यूजिक का जबरदस्त असर हुआ, आज भी है। वहीं उत्तर कोरिया ने सोवियत और चीनी मॉडल अपनाए, जहां संगीत को समाजवादी विचारधारा के हिसाब से ढाला गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कोरिया में
पारंपरिक संगीत कुगाक को बचाने और उसे मॉडर्न जमाने के हिसाब से नया रूप देने की कोशिशें भी साथ साथ चलती रहीं और आज भी चल रही हैं। हमने संगीत की बात की, इतिहास की, तकनीक और संस्कृति के टकराव की भी, लेकिन उन लोगों का क्या जो ये संगीत बनाते हैं? मतलब संगीतकारों की अपनी जिंदगी, उनका समाज में स्थान, उनके काम करने के तरीके, ये सब कैसे बदले हैं? आपके स्रोतों में दक्षिण भारत के कुछ वंशानुगत संगीतकारों का जिक्र था। हाँ, ये बहुत अहम पहलू है। दक्षिण भारत में, जैसे केरल में मलायन समुदाय है, वहाँ कुछ समुदायों में संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पेशा रहा है। ये लोग तय्यम जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत बजाते हैं। उनके लिए संगीत सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है, ये उनकी पहचान है, समाज में उनका सम्मान है, उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। ये एक हुनर है जो पिता से पुत्र को या गुरु से शिष्य को मिलता है। लेकिन आज के दौर में मॉडर्निटी है, बाजार की मांगें बदल रही हैं, नई तकनीकें आ गई हैं, तो इन पुरानी परंपराओं के लिए ये सब चुनौतियां हैं। कुछ संगीतकार होशियारी से लोकल सपोर्ट और इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड के बीच एक बैलेंस बना पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फिल्म संगीत जैसे बड़े उद्योगों में देखें, तो डिजिटल तकनीक ने संगीत बनाने का तरीका ही बदल दिया है। कैसे? अब एक अकेला संगीतकार कंप्यूटर पर पूरा गाना तैयार कर सकता है। इससे जो पारंपरिक साज बजाने वाले थे, उनके लिए काम कम हो गया है। और म्यूजिशियंस के राइट्स जैसे रॉयल्टी वगैरह के मुद्दे भी उठे हैं। हाँ, ये तो है। और संगीत का पहचान से जो रिश्ता है, वो तो बहुत गहरा लगता है। चाहे वो पहचान नेशनल हो, धार्मिक हो या फिर नस्लीय। बिल्कुल, संगीत अक्सर पहचान का झंडा बन जाता है। जैसे पूर्वी यूरोप के कई देश लंबे समय तक बड़े साम्राज्यों के अधीन रहे, ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी, वहाँ लोक संगीत अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान को जताने का एक जरिया बन गया। अच्छा, हालांकि जब कम्युनिस्ट शासन आया तो उन्होंने एक रूपता लाने की कोशिश की और अक्सर रोमा, जिप्सी या यहूदी जैसे अल्पसंख्यक समूहों के संगीत को दबाया भी गया। दक्षिण एशिया में देखें तो भक्ति आंदोलन या सूफी परंपराओं ने संगीत को ईश्वर से जुड़ने का जरिया बनाया। हाँ, भक्ति संगीत, सूफी संगीत। कव्वाली, जो सूफी दरगाहों से जुड़ी है, आज भी पूरे दक्षिण एशिया में जिंदा है और अब तो वर्ल्ड म्यूजिक के स्टेज पर भी पहुंच गई है। सही बात है। और अगर ग्लोबल पॉप म्यूजिक की बात करें तो अमेरिकी ब्लैक म्यूजिक, जैज, ब्लूज, सोल, हिप हॉप, इसका असर तो जबरदस्त रहा है। इसने दुनिया भर में लोगों को नस्लीय पहचान को समझने और उसे जाहिर करने के नए तरीके दिए हैं। एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात रह जाती है, इस सारे संगीत को, इन सारी आवाजों को सहेजना, उनका अध्ययन करना, इसमें कुछ नैतिक सवाल भी जुड़े होंगे, है ना? खासकर जब पुराने आर्काइव्स की बात आती है। ये आजकल एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, पुराने जमाने के आर्काइव्स जैसे बर्लिन फोनोग्राम आर्काइव या अमेरिकी रिसर्चर लॉरा बोल्टन का कलेक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वे अक्सर उस दौर की कॉलोनियल मानसिकता के साथ बने थे। मतलब ये कि पश्चिमी शोधकर्ता दुनिया भर में जाकर संगीत रिकॉर्ड कर रहे थे, उसे अपनी लैब में स्टडी का ऑब्जेक्ट मान रहे थे। लेकिन जिन लोगों का संगीत रिकॉर्ड किया गया, उनकी सहमति, उनके अधिकार, उनकी भावनाएं, इन पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो आज सवाल उठता है कि इन पुरानी रिकॉर्डिंग्स का क्या किया जाए? क्या इन्हें उन समुदायों को वापस लौटा देना चाहिए जिनसे ये ली गई थी? इसे रिपैट्रिएशन कहते हैं। रिपैट्रिएशन, लौटाना। हाँ, जैसे अलास्का के इनुपियात समुदाय को जब लॉरा बोल्टन के रिकॉर्ड की हुई उनकी पुरानी धुनें वापस मिली, तो उन्हें अपनी खोई हुई संगीत परंपरा को फिर से जिंदा करने में बहुत मदद मिली। तो ये दिखाता है कि आर्काइव सिर्फ गुजरे हुए कल की चीज नहीं है, वो आने वाले कल को बनाने में भी मदद कर सकते हैं। और आज जो लोग संगीत का अध्ययन करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे जिन समुदायों के साथ काम करें, उनके प्रति सेंसिटिव हों, सम्मानजनक रवैया अपनाएं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि संगीत का इतिहास कोई एक सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये तो अनगिनत आवाज़ों, परंपराओं, बदलावों और अनुभवों का एक बहुत ही जटिल जाल है। ये सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के उस्तादों की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों की अपनी अपनी अनूठी संगीत यात्राएं हैं। हाँ, हमने समझा कि संगीत को याद कैसे रखा जाता है, कभी कहानियों और गानों में, कभी पत्थरों और ग्रंथों पर उकेर कर, और अब डिजिटल फाइलों में सहेज कर।
हमने देखा कि कैसे संस्कृतियों का मिलना, तकनीक का आना, राजनीति का बदलना और पहचान के सवाल, ये सब संगीत को नया रूप देते हैं। और ये भी कि कैसे संगीतकार इस बदलते हुए माहौल में अपनी कला और अपनी पहचान को बचाए रखने की जद्दोजहद करते हैं। वाकई ये गहरी और कई परतों वाली चर्चा थी। हमने कोशिश की कि स्रोतों से जो मुख्य विचार उभरे हैं उन्हें टटोलें। संगीत का अध्ययन कैसे बदला, तकनीक ने उसे कैसे बदला, और सबसे बढ़कर संगीत लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान और उनके अपने इतिहास से कैसे जुड़ा है। उम्मीद है कि इस चर्चा से संगीत के इतिहास को देखने का एक थोड़ा व्यापक और शायद नया नजरिया मिला होगा। ये समझने में मदद मिली होगी कि हर धुन के पीछे एक कहानी है, एक संस्कृति है, एक पूरा इतिहास छिपा है। और अंत में ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। जिस तरह से हमने इन विचारों को आपके सामने रखने की कोशिश की, क्या वो तरीका स्पष्ट था, दिलचस्प था? इस सफर के बारे में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बताइए कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, क्या आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी संगीत बना सकता है और उसे आसानी से शेयर कर सकता है, संगीतकार होने का मतलब बदल रहा है? और अगर हाँ, तो कैसे? अगली बार तक सुनते रहिए और सोचते रहिए।